नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति नामक एक रिपोर्ट है, जिसे हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में आधार जैसी केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रणालियों के बजाय विकेंद्रीकृत डिजिटल पहचान प्रणालियों को अपनाने की बात की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आधार जैसी केंद्रीकृत आईडी प्रणालियों में व्यक्ति के पहचान प्रणालियों की सुरक्षा और गोपनीयता जैसी चिंताएं अभी भी व्याप्त हैं। हालांकि वर्तमान सरकार ने इन रिपोर्ट के सभी दावों का खंडन किया है और आधार को विश्व की सबसे विश्वसनीय डिजिटल आईडी या डिजिटल पहचान पत्र में से एक बताया है। रिपोर्ट के अन्य पहलुओं पर विस्तार से जानने से पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि आधार क्या है और आपकी परीक्षा के लिए यह कितना उपयोगी है। आगामी परीक्षा में विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति नामक रिपोर्ट एवं आधार प्रणाली पर किन किन बिंदुओं को आधार बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आधार के बारे में जानते हैं। आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय निवासियों को जारी किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के पहचान के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट होती है। आधार रजिस्ट्रेशन या नामांकन के दौरान फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डेटा को एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग वास्तविक व्यक्ति के पहचान के लिए आवश्यक है। यदि इसकी अन्य उपयोगिता की चर्चा की जाए तो आज सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आधार के माध्यम से क्रियान्वित कर रही है। योजनाओं के आधार से जुड़ाव के कई अन्य कारण भी हैं, जैसे सरकार ने नकली लाभार्थियों से निपटने, धोखाधड़ी और दोहरा की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप योजनाओं की लागत कम हुई है और इसका विस्तार 0 माइल कनेक्टिविटी के अनुरूप है। आधार एकीकरण से सरकार ने ऐसे व्यक्ति को योजनाओं से हटा दिया है जो धोखाधड़ी करके मृतक या अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम पर लाभ प्राप्त कर रहे थे। आधार के माध्यम से योजनाओं में नगद हस्तांतरण भी संभव हुआ है, जैसे मनरेगा में भुगतान के लिए आधार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों के आधार नंबर को उनके जॉब कार्ड और बैंक खातों से जोड़ा गया है। इसके अलावा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम व्यक्तियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके बैंकों से अपनी जमा धनराशि निकालने की अनुमति देती है। हालांकि इन सभी लाभों के बावजूद आधार के कार्यान्वयन में आज भी कई समस्याएं व्याप्त हैं। कई संगठनों और शोधकर्ताओं ने इस बात के प्रमाण दिए हैं कि राशन वितरण जैसी योजनाओं में लाभार्थियों को उनके हिस्से से कम राशन मिलता है। आपकी जानकारी के लिए यह बताते चलें कि वर्तमान राशन कार्ड के लिए धारकों की पात्रता 35 किलो चावल की होती है, लेकिन विक्रेता केवल 30 किलो चावल ही देता है और आधार इस बुनियादी समस्या का प्रभावी ढंग से कोई समाधान नहीं कर पाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्तियों को इंटरनेट कनेक्शन, फिंगरप्रिंट, ओटीपी सत्यापन के लिए फ़ोन कनेक्टिविटी की कमी और अन्य कारण ऐसे हैं जो आधार प्रमाणीकरण की समस्या का सामना करने के लिए उन्हें बाधित करते हैं या उन्हें विवश करते हैं। कई बार जॉब कार्ड और आधार के बीच विसंगतियां पाई जाती हैं, जिससे उनके रोजगार के दौरान प्रमाणीकरण मुश्किल हो जाता है। परिणामतः वेतन भुगतान देरी से होती है या सरकार की अन्य योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में समस्याएं आती हैं। 2022 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि UIDAI के पास प्रमाणीकरण त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए कोई ठोस प्रणाली नहीं है। इससे संबंधित अगर अन्य चुनौतियों की बात करें तो जब किसी व्यक्ति की आधार संख्या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ जाती है तो आधार भुगतान गलत हो जाता है या बाधित हो जाता है। डिजिटल युग होने के बावजूद आज इस तरह की समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना मुश्किल है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग लेन देन के लिए भी आधार का उपयोग खतरे से खाली नहीं है। यह एक जोखिमपूर्ण पद्धति है। AEPS अर्थात आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाले बैंक मित्र बिना किसी जवाबदेही के काम करते हैं। यह व्यक्तियों को कई बार बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं और प्रत्येक प्रमाणीकरण
व्यक्ति के बैंक खाते को संचालित करने के लिए बैंक मित्र को अनुमति प्रदान करता है। कई अध्ययनों और समाचार रिपोर्टों ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि AEPS का उपयोग करके श्रमिकों के खाते से पैसा वापस ले लिया जाता है या बिना उनकी सहमति के सरकारी बीमा कार्यक्रम में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में झारखंड में 10 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला इसका एक महत्वपूर्ण जिक्र है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में चक्रधर बुद्ध और लावण्या तमांग के एक हालिया शोध पेपर से पता चलता है कि कई सक्रिय कार्यकर्ताओं के जॉब कार्ड फर्जी होने के आधार पर उन्हें कार्य करने से वंचित कर दिया गया था। अतः इसका सक्रिय और शीघ्र समाधान आवश्यक है। इन सारी समस्याओं से समाधान के लिए क्या किया जा सकता है या सरकार क्या प्रयास कर सकती है, आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण त्रुटियों को कम करने और सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। सरकार को आधार प्रमाणीकरण विफल होने पर व्यवहार्य विकल्प भी प्रदान करने चाहिए। वर्तमान समय में आधार भुगतान सेतु प्रणाली AEPS और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT प्रणालियों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है। RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सभी प्रकार की भुगतान समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में विस्तृत मासिक रिपोर्ट रखनी चाहिए। NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की कमजोरियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय और बेहतर शिकायत निवारण सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा एक उच्चाधिकार प्राप्त पहचान समीक्षा समिति द्वारा UIDAI के स्वतंत्र निरीक्षण के लिए हटाए गए प्रावधान को बहाल करने के लिए आधार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि आधार ने निस्संदेह कल्याणकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता और दक्षता लाई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों और चिंताओं को दूर करना अभी बाकी है। सुरक्षा, सुलभता और विश्वसनीयता को संतुलित करना यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि आधार उन लोगों को लाभान्वित करता रहे जिन्हें यह सेवा देने के लिए बनाया गया था। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।